अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल के हमले ने मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया है और वो मुल्क खास तौर पर जो अमेरिका की दोस्ती का दम भरते थे और बड़े पुरएतमाद थे कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हमारा दोस्त तो अमेरिका है और हमने अपनी सरजमीन पर अमेरिकी अड्डे बनाने की इजाज़त दे दी है, वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इनसिक्योर मुल्क है। क्योंकि कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो न सिर्फ अमेरिका ने उसका दिफा नहीं किया बल्कि इस बात को भी इंश्योर किया कि कतर इसराइली हमले का दिफा ना करे। तो आज वो ममालिक जहां पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। ऐसे में अब अरब ममालिक ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जहां पर यह फैसला करने की कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए। दूसरी जानिब मिस्र ने एक बड़ी अहम तजवीज़ दी है, पहले भी यह तजवीज़ सामने आई है लेकिन मिस्र ने एक दफा फिर अब कतर के हमले के बाद यह तजवीज़ दी है कि नेटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक का भी एक इत्तेहाद होना चाहिए जो किसी भी मुल्क पर हमले की सूरत में सब की जानिब से मिलकर दिफा की सूरत में सामने आए। क्योंकि नेटो एक ऐसा इदारा है जो जिस पर किसी भी एक मुल्क पर हमला हो तो वो मिलकर उसका जवाब देते हैं। तो ये तजवीज़ एक बार फिर उभर कर सामने आई है और आज के इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुमकिना तौर पर इस पर बात हो सकती है। आज के इस वीलॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेटो का जो इत्तेहाद है वो किस उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरह से चलता है, क्या इस्लामी ममालिक के लिए मुमकिन है कि वो नेटो की तर्ज का कोई इत्तेहाद बना सकते हैं और वो अमलन कितना मौसर होगा और आया ये बनाना मुमकिन भी है कि नहीं। तो आज के व्लॉग में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 1949 में जब जंग अज़ीम दोइम के बाद हालात थे तो उस वक्त जर्मनी को तो शिकस्त हो चुकी थी लेकिन अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए थे और रूस ताकतवर से ताकतवर होता चला जा रहा था और वो एक एक करके यूरोपीय ममालिक पर कब्जे कर रहा था और इस बात का खदशा था कि वो यूरोप पर कहीं कब्जा ना कर ले। तो ऐसे में यूरोप में बहुत इनसिक्योरिटी फैल गई तो उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया जिसमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल हो गए। उस इत्तेहाद का मकसद ये था कि रूस को उसकी सरहदों पर रोका जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए और यूरोपीय मुल्कों को उससे बचाया जाए। तो उस इत्तेहाद का नाम नेटो रखा गया। वो इत्तेहाद बड़ा इंपॉर्टेंट था। शुरू में तो 12 ममालिक उसके अंदर शामिल थे जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और लग्जमबर्ग और इस तरह के कुछ ममालिक शामिल थे। लेकिन बाद में इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसकी तादाद बढ़ती गई और अब 34 ममालिक इस इत्तेहाद के रुकन हैं। अब इस इत्तेहाद को समझने की जरूरत है कि ये नेटो की फॉर्मेशन है क्या। नेटो जो है उसमें हर मुल्क अपने एंड पर कंट्रीब्यूट करता है। नेटो के लिए एक तो ये होता है कि हर मुल्क का अपना दिफा होता है, अपनी फौज है, हर मुल्क को अपनी फौज रखनी है लेकिन उनकी एक यूनाइटेड उनकी कमांड भी मौजूद है और जिसको आम तौर पर एक अमेरिकी जनरल जो है वो कमांड करता है। शर्त यह है कि अगर कोई मुल्क है वो बड़ा मुल्क है या छोटा मुल्क है उसने अपने जीडीपी का 2% अपने दिफा पर लाजमी खर्च करना है। जैसे जर्मनी है उसने अपने दिफा का जीडीपी का 2% दिफा पर खर्च करना है। बरतानिया ने भी मिनिमम 2% करना है, फ्रांस ने भी खर्च करना है, नॉर्वे ने भी करना है, स्वीडन ने भी करना है, फिनलैंड ने भी करना है, लग्जमबर्ग ने भी। अब लग्जमबर्ग जो है बहुत छोटा सा मुल्क है तो वो अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंगली 2% खर्च करेगा। अच्छा, दूसरी जानिब कमांड चूंकि अमेरिका के पास है तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, यूनिलैटरल वर्ल्ड के अंदर अमेरिका का एक बड़ा मुकाम रहा है पिछले 25-30 साल के अंदर। तो अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पर सामने आया है। तो अमेरिका पहले 22% कंट्रीब्यूट करता था लेकिन अब उसने 2-3 साल से इसमें कमी करना शुरू की है और अब 16% जो है उसकी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की है। लेकिन ये फिर भी दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की निस्बत बहुत कम है। तो ऐसे में अमेरिका के पास ये कमांड है। अब मुस्लिम ममालिक ने भी ये तजवीज दी है, मुस्लिम ममालिक दोबारा गौर करने पर मजबूर हो गए कि हमारा भी नेटो की तर्ज पर एक दिफाई निजाम होना चाहिए क्योंकि ओआईसी की सूरत में तो एक तंजीम मौजूद है। ओआईसी अब तक की सबसे दुनिया में गैर मौसर तंजीम के तौर पर उभर सामने आई है क्योंकि इसके पास कुव्वत नाफजा नहीं है। अगर कोई फैसला कर भी लेते हैं तो इनके पास वो पावर नहीं है कि उसको नाफिज किया जा सके। बाहमी ट्रेड भी आपस में नहीं बढ़ा सके क्योंकि ये ममालिक जो है आपस में बहुत ज्यादा तकसीम है इनके अंदर। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, उस पर भी थोड़ा बहुत अमल होता है लेकिन भी वो भी बहुत मौसर अंदाज में नहीं हो सके क्योंकि
OIC के अंदर इतनी ज़्यादा रकाबतें, इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। कुछ तो फिरका वाराना बुनियाद पर तकसीम है कि ईरान जो है और सऊदी अरब जो है उनका आपस में उनकी दोस्ती नहीं होती, उनके अंदर इतनी इख्तलाफात हैं, इतने उनके शुकूक व शुबात एक दूसरे के बारे में, और हिस्ट्री भी है दोनों की एक दूसरे के बारे में कि वो किसी तरह एक दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सी गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने अमेरिका को बहुत ज़्यादा एक्सेस दे दिया, बहुत ज़्यादा रसाई दे दी है, बहुत ज़्यादा पहुंच दे दी है, अपने मुल्क में अड्डे बनवा लिए। तो वो मुल्क जो अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं वो अब उन गल्फ कंट्रीज को भी अपना दुश्मन समझने लग गए हैं। जैसे कतर जो है, कतर ने तो इतने ज़्यादा एक्सेस दे दिया अमेरिका को कि ईरान तो शाकी था ही कतर के रवैये के बारे में। अब तो सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात और दूसरे ममालिक भी कतर से डरते थे कि भाई ये तो अमेरिका का इतना ज़्यादा दोस्त बन चुका है कि अमेरिका यहाँ बैठकर इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करेगा। और कतर जो है इन मुल्कों के अंदर यानी कि सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर खराबी का बायस बन रहा है। तो 2017 से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। मिस्र भी इन इख्तलाफात में कतर के खिलाफ हो गया था। तो अब 2021 के अंदर फिर ताल्लुकात दोबारा से नॉर्मलाइज होने शुरू हुए, लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि मुस्लिम ममालिक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि इन मुल्कों की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे यूरोप की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि वो नेटो में अगर अपनी GDP का 2% कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर रकम इकट्ठी होती है और उनके पास बहुत सारे अखराजात करने के लिए पैसे जमा हो जाते हैं। अब मुस्लिम ममालिक की जो अरब कंट्रीज हैं वो तो कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में क्योंकि उनके पास ऑयल के पैसे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मुल्कों की भी है जहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जहाँ की इकोनॉमीज इतनी अच्छी हाल में नहीं है, जो मुश्किल से खाना पीना अपना कर रहे हैं, दिफा पर तो वो खर्चा कर ही नहीं पाते। तो ऐसे में रकाबतों का मसला है, इकोनॉमीज का मसला है। फिर मसला यह आ जाता है कि मुस्लिम ममालिक में एक दूसरे के खिलाफ और भी ट्रस्ट है कि भाई ताकतवर मुल्क कौन सा है। अब इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक के अंदर जो बड़े ममालिक हैं वो तुर्की है, पाकिस्तान है, मिस्र है, सऊदी अरब है या ईरान है। ये वो ममालिक है जिनकी बड़ी ऑर्गेनाइज फौजें हैं। ईरान तो अब चूंकि जंग के बाद वो भी बुरे हालात का शिकार है, इसराइल के बाद, जंग के बाद उसकी फौज की वो सूरत हाल नहीं जो जंग से पहले थी। तो तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये चारों ये क्लेम करते हैं कि हम जो है मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं। तो अगर कल को नेटो, जैसे अमेरिका नेटो का सरबराह है, तो वो सरबराही उसके पास मौजूद है, तो इन चार मुल्कों के दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जो मुस्लिम ममालिक का नेटो बनना है और जो मुस्लिम ममालिक का दिफाई इत्तेहाद बनना है उसकी सरबराही किस मुल्क के पास आएगी। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं, ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर मुस्लिम जो उम्मा है वो मुत्तहद नहीं होती, वो मुत्तहद होकर कोई आवाज़ नहीं उठाती, वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती, वो कोई ऐसा दिफाई निज़ाम नहीं बनाती, वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाती कि जो एक दूसरे के करीब लाने में उनको किरदार अदा करे, तो फिर ये बात तय है कि जिस तरह से कतर पर हमला हुआ, जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ, जिस तरह से गजा में सूरत हाल है, तो मुस्लिम दुनिया के मुल्कों को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इस बात को इंश्योर किया है कि वो जहां जहां जिस जिस मुल्क में उसके अड्डे मौजूद हैं, तो अगर इसराइल वहां पर हमला करता है, वो ना सिर्फ इस बात को इंश्योर करता है कि वहां पर इसराइल का हमला कामयाब हो और जो दिफाई निज़ाम और फौजी अड्डे वहां मौजूद हैं वो भी गैर मौसर हो जाएं और उस वक्त इसराइल के हमले के दरमियान कोई रुकावट ना बने। जैसे कतर के अंदर अमरीकी अड्डा मौजूद है, कतर पर इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने इंश्योर किया कि ना सिर्फ इसराइल हिफाजत से वहां पर आए, हमला करे और चला जाए, बल्कि यह भी इंश्योर किया कि दिफा में जो कतर ने जो उसका दिफा करना था, अपना दिफा करना था और जवाबी हमला करना था, तो वो भी वहां से दिफाई हमला ना कर सके। एयर डिफेंस सिस्टम भी गैर मौसर हो गया। अब यही सूरत हाल जो है वो सऊदी अरब के भी है, यही सूरत हाल मुत्तहदा अरब इमारात की भी है। जहां जहां फौजी प्रेजेंस है अमेरिका की, वो तय है कि अगर वहां पर इसराइल हमला करता है तो वो मुल्क जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो जाकर अमेरिका से शिकायत लगाएंगे, अमेरिका थोड़ी सी नाराजगी का इजहार करेगा, इसराइल से कहेगा यार तुमने क्या किया। और अंदर खाने ये जितने हमले हो रहे हैं इसराइल के, ये मुस्लिम दुनिया पर भी वाज़ेह हैं, हर मुल्क को मालूम है कि इसराइल जो है अमेरिका के कहने पर इन मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा है और ये आखिरी हमला नहीं है और ये हमले आने वाले दिनों में बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा का एक प्लेटफॉर्म बचता है कि मुस्लिम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं, तो अक़वाम मुत्तहिदा भी अमेरिका की मुट्ठी में है। वहाँ भी अगर कोई करारदाद सलामती कौंसिल में आती है
तो वो अमेरिका वीटो कर देगा और इसराइल का कोई बाल बीका नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में मुस्लिम ममालिक के पास सिर्फ एक और एक सूरत बचती है कि वो मुत्तहिद हो जाएं, वो अपना नेटो की तर्ज पर कोई इत्तेहाद बनाएं और वो इत्तेहाद के जरिए अपना दिफा करें। एक मुल्क पर हमला बाकी तमाम मुस्लिम उम्मा पर हमला कंसिडर हो, और यही इस्लाम की तालीमात भी हैं कि जब एक मुसलमान पर कोई तकलीफ पहुंची है तो पूरी उम्मत उस तकलीफ को महसूस करती है। और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक कांटा जिस्म में चुभता है तो पूरा जिस्म जो है उसकी तकलीफ को महसूस करता है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान पर अमल करते हुए मुस्लिम उम्मा कोई फैसला करे तो नेटो की तर्ज पर बईद नहीं है कि एक इत्तेहाद बहुत जल्द बन जाए। अमेरिका और बाकी मुल्कों की जानिब से इब्तदाई तौर पर बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसके अलावा मुसलमानों के पास कोई चारा मौजूद नहीं है।